ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो रोल्ड डाल की लिखी हुई स्किन है। इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है। तो आओ सुनो कहानी। चमड़ी की दमड़ी। जाड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे शहर में सर करती तेज सर्द हवा बह रही थी। ऊपर आसमान पर वो अजीब से बादल जो कि इस बात का अंदेशा दे रहे हों कि बर्फबारी घंटों तक चलने वाली है, बस शुरू होने की देर है। और नीचे फुटपाथ पर बेचारा बुढ़ा झोली धीरे धीरे उलझती हुई चाल में चलता हुआ चला जा रहा था। उसके अगल बगल दोनों तरफ कई दुकानें आईं और चली गईं, मगर मजाल जो उसने किसी भी दुकान पर रुककर उसको देखा हो, उसके साजो सामान को देखा हो। अरे आला, अलमारी, कुर्सी, मेज, खाने पीने की इत्यादि की चीजें, वस्त्र आभूषण, कहीं भी नहीं रुका। बस एक गति में धीरे धीरे उलझती चाल में चलता हुआ वो बूढ़ा ड्रोली। अचानक उसकी नजर बगल की दुकान के शीशे पर टंगी एक बड़े की तस्वीर पर, एक चित्र पर पड़ी। बुढ़ा ड्रोली वहीं थम गया। वो धीरे धीरे उस दुकान के शीशे के पास गया और अपनी आंख और नाक गड़ाकर, माथा चिपकाकर उसने गौर से उस तस्वीर को देखा, उस चित्र को देखा। कितना बेजोड़ अनूठा चित्र है, क्या चित्रकारी है। बाप रे बाप, एक बड़ा सा घना जंगल और जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ों का झुरमुट और सभी के सभी पेड़ एक और खिसके हुए हैं, झूले हुए हैं, जैसे मानो कि कोई तेज हवा के झोंके ने उसको झकझोर के रख दिया हो, पूरे के पूरे झुरमुट को। क्या सोच पाई है, क्या चित्रकारी है। अपने माथा और नाक चिपकाए वहां पे शीशे के ड्रोली देख रहा था और उस चित्र का अच्छे से परीक्षण कर रहा था। तभी उसने नजर फेरी पूरे चित्र पर और नीचे दाईं ओर कलाकार यानी कि चित्रकार का नाम एक लोहे की दफ्ती पर पड़ा हुआ पाया। उस पर लिखा हुआ था काइम सुटीन, जन्म 1893 और मरण 1943। सुतीन 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 याद कर रहा था ड्रोली, पर उसको याद नहीं आ रहा था। बूढ़ा हो चला था वो। सुतीन सुतीन सुतीन, उसका प्यारा दोस्त सुतीन, उसका पुराना दोस्त जो कि उससे उम्र में कई छोटा था, मगर ड्रोली उसको बहुत प्यार करता था। इसलिए क्योंकि काइम सुटीन बहुत अच्छी चित्रकारी करता था, क्या मजा हुआ कलाकार था। बस बहुत जल्दी हताश हो जाया करता था। बोलता कि मैं अपनी चित्रकारी, अपनी कलाकारी थोड़ी खा सकता हूं, अपने चित्र थोड़ी खा सकता हूं। अरे उनसे थोड़ी मेरा पेट चलेगा या घर, पेट भरेगा या घर चलेगा। मगर ड्रोली को उसकी यही बात बहुत पसंद थी। ड्रोली बहुत खुश होने लगा। उस सर्द हवा के बीच खड़ा हुआ ठिठुरता मगर मन ही मन गुदगुदाता खुश होता हुआ ड्रोली लगातार अपने माथे और नाक को चिपकाए हुए वहां पे अपने दोस्त, पुराने दोस्त काइम सुतीन के चित्र को देख रहा था। आग भर के देख रहा था, मन भर के देख रहा था। कितने साल पुरानी बात होगी, मैं ना कहता था कि ये सुतीन एक ना एक दिन जरूर बड़ा कलाकार बनेगा। अरे और पूरे के पूरे पेरिस में वहां की आर्ट गैलरीज में इसकी जो चित्रकारी है उसकी नुमाइश लगेंगे, नुमाइश। बताओ, जूली अपने दोस्त की चित्रकारी देखकर और उस बड़ी सी आर्ट गैलरी में देखकर पेरिस में उसको बहुत खुश हो गया। यही कोई 20-25 साल की बात होगी कि पहले की, या नहीं, 30 साल पहले की। 30 साल पहले की बात है लगभग। अरे जूली को वहां पर खड़े खड़े, उस सर्द मौसम में खड़े खड़े वो सारी बातें याद आ रही थी, धीरे धीरे पुरानी बातें, जैसे कि परत दर परत छिलती जाती है, निकलती जाती है, वैसे ही एक एक करके यादें फटाफट जोली के मन में घर कर रही थी और जोली के मन को गुदगुदा रही थी। उसको याद आया कि कैसे वो काइम सुटीन के स्टूडियो जो था उसका, उसमें जाता था वो और उसकी पत्नी जोजी, और कैसे वो बिखरा हुआ सा स्टूडियो रहता था कि बस छोटा सा था वो, 1-1.5 कमरे का मकान, कि बस घुसते ही खत्म हो जाए। अंदर घुसे,
इधर की ओर वो लाल सोफा जिस पर तमाम कपड़े बिखरे रहते थे, एक तरफ शराब की बोतलें, दूसरी तरफ बड़ा सा खाने का मेज, और फिर बाकी सारी जो जगह बची हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग, रंग इत्यादि। बूढ़ा जोली मुस्कुरा दिया। वो अभी भी वहीं उस दुकान के शीशे पर अपने माथा और नाक चिपकाए उस तस्वीर को गौर से देख रहा था और ये सब बातें याद कर रहा था। और उसको याद आया कि कैसे एक दिन वो जब जोली जो है सुटीन के स्टूडियो में पहुंचा दफ्तर के बाद, तो उसने देखा कि सुटीन तो उसकी पत्नी जोजी का चित्र खींच रहा है, बना रहा है। पहुंचते उसने बोला, भाई आज तो है दावत, चलो हम खुशी मनाएंगे, चलो 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 चलो। सुटीन बोला, अरे भाई जोली, किस खुशी में? इसलिए कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर अब मेरे साथ शादी करेगी। जोली हंसा, बोला है, बकवास बंद कर लो बच्चे, इसलिए क्योंकि आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, खूब धंधा करा मैंने। अरे बाप रे बाप, इतने ग्राहक आए मेरे टैटू स्टूडियो में कि क्या बताऊं। फिर क्या था, ये सब बोलते बोलते जोली ने फटाफट एक गिलास वाइन जो है उसको सुतीन को के सामने पेश कर दी। सुतीन ने उससे एक गिलास वाइन पकड़ा और गट 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 पी गया। तभी जोली की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उस चित्र पर पड़ी जो कि जोली उसकी पत्नी का खींच रहा था। तो जोली ने देखा कि अरे अरे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सुतीन ने बोला, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, मत देखो मत देखो मत देखो मत देखो। उसने तुरंत खिड़की की तरफ उसका मुंह मोड़ लिया। जोली बोला, अरे भाई सुटीन, इतने बेहतर कलाकार हो, क्यों डरते हो भाई, किस लिए? अरे से कुछ आते क्यों हो? इतनी सुंदर तस्वीर को बनाई, दिखाओ जरा देखें। सुटीन बोला, नहीं 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 नहीं, और देखो बार बार तुम ये जो मुझे बोलते हो ना कि मैं बढ़िया चित्रकार हूं, बढ़िया कलाकार हूं, मगर इन बढ़िया चित्रों को बनाकर, तस्वीरों को बनाकर मैं करूंगा भी क्या? मैं इनको खा तो नहीं सकता ना ही मेरी तारीफ होती है। ये कहकर बेचारे सुतीन का चेहरा लटक जाता था और जोली उसे बोलता था कि भाई तुम क्यों परेशान होते हो, तुम देखना एक दिन आएगा। और आज वही दिन था, वो दिन आ चुका था जब बूढ़ा जोली पेरिस की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में खड़े होकर अपने दोस्त सुतीन की जो चित्रकारी थी उसकी नुमाइश होते देख रहा था। अच्छा, और जोली की ये बात सुनकर सुटीन फौरन बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो फिर वाइन और पिलाओ। अरे एक बोतल वाइन से भला क्या होता है? बात वाजिब थी, तो दोनों दोस्त फौरन बाहर गए और झटपट 10-15 मिनट में 6 और बोतलें वाइन के ले आए। उसके बाद क्या हुआ, वाइन की बोतल पर बोतल खुलने लगी। अब जब वाइन खुली तो दूर तलक जाएगी भाई, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातें भी दूर तलक गई, यहां वहां की सारे जहां की न जाने कौन कौन सी बातें कर ली। अब जब देर रात गए वाइन की आखिरी बोतल पी जा रही थी तो जोली ने जोजी से बोला, भाई देखो जोजी, तुम्हारी तस्वीर तो एक बहुत अच्छी बनती है कि नहीं? सुटीन और जोजी ने बोला, हाँ। तो सुटीन, मैं तो ये कहता हूं कि तुम इतने बेहतरीन कलाकार हो ही, तुम जोजी की तस्वीर एक मेरी पेज पर बना दो, बड़ी सी सुंदर सी तस्वीर। हाँ, आइडिया अच्छा है, सुटीन ने तुरंत बोला। जोजी भी शर्मा गई। देखो, और ना जोजी को हम ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा कर देंगे और उसके बाल ऐसे सामने जैसे वो उनको कंघी कर रही हो, है ना? सुटीन बोला। तो सुटीन और जोली में सांठगांठ हुई कि भाई जोजी की तस्वीर जो है सुटीन जोली की कमर के पीछे यानी कि उसकी पीठ पे बनाएगा। अब ये कहना था और ये बात तय होना था कि जोली बोलता है, रुको 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 सुटीन, तुम कहां उठ के अपने ब्रश लेने जा रहे हो? ना 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 ना, मैं तो कहता हूं कि ये बेहतरीन तस्वीर जो जोजी की तुम बनाने जा रहे हो मेरी पीठ पर, इसको तुम पेंट ब्रश से नहीं, मेरी टैटू गन से बनाओ, टैटू गन से। सुधीर बोला, भैया मुझको टैटू गन नहीं चलानी आती, समझे? अरे नहीं चलानी आती का क्या मतलब है? अरे 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का, मैं अभी सिखा देता हूं। अरे रुको, मैं गन लेकर आता हूं दुकान से, रुक जाओ, तुम यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। सुधीर ने उठ के बाहर जाते हुए जोली का हाथ पकड़ा और बोला, अरे जोली भाई, ये आप नहीं, आपकी वाइन बोल रही है, मेरी मानिए यहीं बैठिए, टैटू गन नहीं चलाऊंगा मैं अपने ब्रश से ही बेहतरीन उत्तम कलाकारी करके दिखाऊंगा। मगर अब जोली तो ठान चुका था, इसलिए वो सुटीन का हाथ प्यार से झटक कर
बाहर भागा और ठीक 30 मिनट में अपना भूरा बस्ता ले आया जिसमें की सारी तमाम चीजें थी टैटू बनाने की, जो इंक, स्याही इत्यादि रंग बिरंगी, और सबसे बड़ी बात उसकी टैटू गन, वो ड्रिल मशीन की जैसी। उसको देखकर जो सुटीन था वो बड़ा थोड़ा कौतूहल हुआ, उसको उत्सुक था मगर डरा भी हुआ था। उसे लगा कि कहीं नशे में सच में जोली मेरे पीछे ना पड़ जाए बनाने के लिए और मैं बनाऊंगा और कुछ ऊंच नीच हो गई तो। उसके बाद जोली ने बड़े इत्मीनान से उस छोटे से भूरे डब्बे से अपनी टैटू गन निकाली और जोली ने सुटीन का हाथ में थमा दी और उसका, जैसे कि बच्चे को लिखना सिखाते हैं वैसे सुटीन का हाथ पकड़कर उसने बोला कि अब तुम मेरे हाथ पर एक चिड़िया बनाओगे। सुटीन की आंखों में बहुत डर था, वो नहीं चाहता था कि वो कैसे चलाएगा इसको। तभी जोली ने उसका जो ड्रिल थी, जो गन थी, टैटू गन, उसका बटन ऑन करा और धीरे धीरे अपने हाथ पे गोदना शुरू करा सुटीन का हाथ पकड़कर। सुटीन को मालूम हुआ कि अरे ये तो बहुत सरल है, ये तो ठीक पेंसिल के से कुछ चित्रकारी करना या फिर पेंट ब्रश से चित्रकारी करने के बराबर है। बस फर्क इतना है कि उससे आप फटाफट फौरन जल्दी भी रंग भर सकते हैं तस्वीरों में, मगर इससे धीरे 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 ही रंग भरा जाता है। तो ये तय हुआ कि सुटीन जी जो जोली की पीठ के पीछे जो चित्रकारी करेंगे जोजी की, वो टैटू गन से ही करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं, सुटीन बोला, भाई पहले मैं पेंट ब्रश से हल्के से फेरूंगा, उसके बाद मन करा मूड करा तो उठा के टैटू गन चला दूंगा। बोले मंजूर है? तो भैया जोली और जोजी ने बोला हाँ हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है। और उसी के साथ सुटीन उठा और उसने चित्रकारी शुरू कर दी जोली की पीठ पर। रात भर सुटीन काम करता रहा। अंततः उसने टैटू गन भी उठाई और जोली की पीठ पर जोजी का एक खूबसूरत सा चित्र खींचता गया। सुबह होने के साथ, यानी कि पौ फटने के साथ ही सुटीन ने जो चित्र बना रहा था उसको खत्म किया। और उसके बाद जैसे कि एक सच्चा कलाकार अपनी तस्वीर को बनाए हुए चित्र को एक बार जरूर निहारता है, थोड़ा पीछे खड़ा हुआ और जो सूरज की किरण उसकी पीठ पर पड़ रही थी, जोली के पीठ पर, उससे वो चमक रही थी तस्वीर। और सुटीन उसको देखकर बड़ा खुश हो रहा था और बोल रहा था कि काफी अच्छा चित्र बना दिया मैंने। जोली को उत्सुकता हुई, उसने बोला अरे भाई शीशा लाओ शीशा और मुझे दिखाओ। सुटीन ने बोला नहीं रुको, अभी एक काम बाकी है। सुटीन ने एक बार फिर से ड्रिल उठाई, जो टैटू गन थी वो उठाई और ठीक दाई तरफ, नीचे की ओर दाई तरफ, जहां पे शायद जोली का गुर्दा हो, वहां पर उसने अपने दस्तखत किए, कायम सुटीन। उसके बाद वो गया, शीशा लाया और उसने, जैसे नाई सबको शीशा दिखाता है पीछे बाल काट कर, उसने शीशा उठाया और जोली ने कंधे उचका उचका कर गर्दन मोड़ मोड़ कर देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जोजी भी बेहद खुश थी। बहुत ही प्यारा सुंदर चित्र बनाया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी पीठ पर, जोड़ी की पीठ पर रंग बिखेर दिए हो, रंगों की बौछार, नारंगी, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कत्थई, स्याही, न जाने कौन कौन से रंग। ये सब खड़ा सोच रहा था बूढ़ा जोली, उसी फुटपाथ पर, उस आर्ट गैलरी के बाहर, उस खिड़की पे शीशे की, अपना माथा और नाक चिपकाए और अपने दोस्त सुटीन को याद कर रहा था। पता नहीं आखिरी बार कब मिले, शायद 1913 में जब युद्ध के बाद घर वापस आया था जोली, तो जोजी ने बताया कि बस एक दिन उठकर चला गया, उसके बाद कभी आया ही नहीं। दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ा, जोली फिर उसमें लड़ने गया। जब वापस लौटा तो तब तक तो जोजी भी मारी जा चुकी थी। उसको लगा अब वहां पे उसका क्या काम, इसलिए वो पेरिस छोड़कर किसी छोटे से कस्बे में फ्रांस के चला गया। मगर वहां उसका धंधा पानी कुछ चला नहीं, तो ये सोचकर कि शायद बड़े शहर में उसकी गुजर बसर फिर भी चल जाएगी, वो वापस पेरिस आ गया। मगर जी अब वो बुढ़ा हो चला था, बूढ़ी हड्डियों में अब ये दम नहीं था कि कुछ नया शुरू कर सके कारोबार, और टैटू का धंधा ठप पड़ चुका था। जोली को जाहिर है कि यह भी गवारा नहीं था कि किसके सामने हाथ फैलाकर मां कर खाए, लिहाजा बस वो धीरे धीरे इसी तरह दिन रात सुबह शाम फुटपाथ पर उलझती चाल चलता चला जाता था। मगर इस समय वो फ्रांस की सबसे मशहूर, पेरिस की सबसे मशहूर आर्ट गैलरी के सामने
अपने दोस्त कायमसुद्दीन की चित्रकारी की नुमाइश देखने खड़ा हुआ था। उसने एक बार फिर अपना माथा जोर से चिपकाया और देखा कि अंदर जो आर्ट गैलरी थी उसमें बहुत बड़ी नुमाइश लगी हुई थी। चारों तरफ कायमसुद्दीन की चित्रकारी ही चित्रकारी, चित्र ही चित्र टंगे हुए थे और कई सारे अमीर रईस नामी गिरामी लोग शहर के वहां पर टहल रहे थे, वाइन का ग्लास अपने हाथ में लिए हुए और धीरे धीरे खुसखुसाते फुसफुसाते कुछ बातें करते हुए एक बड़े से लाल कालीन के ऊपर धीरे धीरे ऐसे चल रहे थे मानो कि वो उड़ रहे हो हवा में। अचानक जूली को क्या हुआ यह नहीं पता, मगर वो बिना कुछ सोचे ही पहले तो आर्ट गैलरी की सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो गया और फिर अगले ही पल वो उसके अंदर जाके दाखिल हो गया। यहां जूली आर्ट गैलरी में दाखिल हुआ और वहां काले कपड़ों में एक लंबा चौड़ा भीम का आदमी वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो गया रास्ता रोककर और बोला, कहां जा रहे हैं आप? वो आर्ट गैलरी का मालिक था। जूली ने मिमियाते हुए स्वर में बोला, जी वो बस सटीन के चित्र देखने जा रहा हूं। नहीं, क्या चाहिए आपको? क्या 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो। आर्ट गैलरी के मालिक ने उसको धक्का देते हुए बोला। तो फिर जूली को गुस्सा आ गया। उसने उसका कंधा झटका और जोर से अंदर की तरफ भागा, गैलरी की तरफ जहां पर पूरे लोग मौजूद थे, वहां पर जो आए हुए थे नुमाइश देखने। गार्ड्स, गार्ड्स, जोर से चिल्लाया उस गैलरी का मालिक। तो फिर जूली इधर उधर भीड़ में तितर बितर को भागने लगा और जोर से चिल्ला रहा था कि आपको क्या लगता है कि आप लोग बस खरीद सकते हैं सुतीन के चित्र? अरे ऐसा है, सुतीन मेरा दोस्त था, दोस्त बहुत पुराना साथ है हमारा। और आपको क्या पता है, अरे उसको टैटू गन चलाना किसने सिखाया? मैंने सिखाया। अरे मैं उसको बहुत पहले से जानता हूं, जब वो इतना बड़ा चित्रकार बना भी नहीं था, समझे आप? और क्या लगता है आपको? अरे मेरे पास भी उसका एक चित्र है, मेरे पास भी। यकीन नहीं होता ना? नहीं होता यकीन? ठीक है, मैं दिखाता हूं। ये कहकर जूली गोल गोल पूरे उस गैलरी के चक्कर काटने लगा। सब लोग उसको देखकर हैरान थे और गैलरी का मालिक जो है बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहा था और उसने गार्ड्स को वहां पे बुलाकर खड़ा कर रखा था, मगर एक भी गार्ड जूली को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। इधर जूली बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। उसने सबसे पहले तो अपना ओवरकोट उतारा, उसके बाद अपनी कमीज उतारी और उसके बाद पूरी की पूरी गैलरी को पीठ दिखाते हुए चौड़ा होकर खड़ा हो गया। जूली का यह करना था कि पूरी की पूरी आर्ट गैलरी में स्वीप पटक सन्नाटा छा गया। सबके मुंह खोले के खुले रह गए। जो नामी गिरामी रईस लोग थे वो आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो वाकई सुतीन का चित्र है। बाप रे बाप, क्या चित्रकारी है। किसी ने भीड़ से पूछा, अरे अरे साहब, ये औरत कौन है? ये पत्नी है मेरी, पत्नी जोजी। और जो सुतीन था मेरा दोस्त थे हम लोग। चौड़ा खड़ा होकर सबको अपनी पीठ दिखाकर उस पर सुतीन का बनाया हुआ चित्र दिखाकर जूली बहुत खुश हो रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लगता है कि ये सुतीन के शुरुआती दौर की चित्रकारी है, बेहतरीन, अद्भुत, बेहद बेमिसाल। यहां जूली खुश हो रहा था कि उसने इन लोगों पर विजय प्राप्त कर ली और वहां आर्ट गैलरी का मालिक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ, जो कुछ देर पहले उसको धक्का देके बाहर निकाल रहा था, उसके बाद मुस्कुराता हुआ आया और बोला कि 2 लाख फ्रैंक। बोलिए क्या हुआ, बोलिए, सौदा पक्का? जूली हाथ ऊपर करके बोलता है, क्या, कौन सा सौदा? अरे सुतीन के चित्र का, मैं इसको 2 लाख फ्रैंक में खरीदता हूं, बोलिए, है मंजूर? जूली ने बोला, अरे अगर मंजूर है भी तो कैसी बात कर रहे हैं, अगर मंजूर है भी तो कैसे बेच पाऊंगा भाई? भीड़ में मौजूद लोगों ने बोला, हाँ कैसे बेच पाएगा। अरे इस तस्वीर को बेचना तो मतलब है कि ये कैसे? जूली ने एक बार फिर आर्ट गैलरी के मालिक की ओर देखकर बोला। तो आर्ट गैलरी का मालिक जैसे कि बिल्कुल चाहता हो कि बस उसको तो ये चित्रकारी चाहिए ही, सुतीन की इतनी बेहतरीन कलाकारी जो थी, जो चित्र था, वो धीरे धीरे कदमों से जूली की ओर आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ जूली के कंधे पर रखे हुए बोला, देखिए, इससे बढ़िया दाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2 लाख फ्रैंक का मतलब समझते हैं आप? बची खुची जिंदगी आपकी ऐशो आराम में कटेगी। और क्या उम्र है आपकी? बूढ़े लगते हैं। 61 साल का हूं मैं, जूली ने हकलाते हुए बोला।
थोड़ा और बूढ़े मालूम होते हैं। सेहत आपकी ठीक नहीं है, 61 के नहीं लगते आप, ज्यादा जिएंगे नहीं। मैं तो कहता हूं कि क्या बदतमीजी है, कैसी कैसी बददिमागी है, जोली ने बोला। और और उस गैलरी के जो मालिक था गैलरी का, उससे थोड़ा दूर होने लगा। अचानक एक अजनबी ने आकर जोली के कंधे थामे और मुस्कुराकर बोला, मेरे दोस्त, आप मेरी बात मानिए, ये आदमी बददिमागी नहीं बदमाश भी है। इसके फेरों में मत आइए, इसके चक्कर में ना पड़िए। मैं आपको फायदे का सौदा बताता हूं। ऐसा है कि कांज में एक बड़ा सा होटल है ब्रिस्टल नाम का, मैं उसका मालिक हूं। मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि आप चलिए मेरे साथ वहां। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सुबह शाम जो वहां पे जो समुद्र के तट है वहां पर आप सुबह शाम धूप खाइए, कुर्सियों में पड़े रहिए, शॉर्ट्स पहनकर गले में तौलिया टांगे, काला चश्मा लगाए, इधर से उधर समुद्र के तट पर टहलिए, ताकि लोग कायम सुटीन की जो बढ़िया सी चित्रकारी है आपकी पीठ पर वो देखें और आपका भी नाम हो, साथ ही साथ मेरे होटल का भी नाम हो। कहिए, है मंजूर? और अगर आप और भी सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि केवल यही नहीं, इस छोटे से काम के लिए कि बदले में रादर आपको क्या मिलेगा बिरादर? आपको मिलेगा ऐशो आराम। आप सुबह जो है नाश्ता, सुबह चाय नाश्ता सब आप बिस्तर पर पड़े होकर करिए। अरे आपके नाप के बेहतरीन कपड़े सिलवाए जाएंगे, खास आपके नाप के आपके मनपसंद जूते बनवाए जाएंगे। अरे आप वो मालिश वाले मालिश करेंगे, आपके हाथ पांव बिल्कुल नाखून नाखून काटने के लिए अच्छे से लोग आएंगे, आपका ख्याल रखा जाएगा, आप अच्छी वाइन पिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। बोलिए, है मंजूर? क्या आपको अच्छा खाना और अच्छी वाइन पसंद नहीं है? जोली, जो कि कई दिनों से भूखा था, उसको ये सब बात बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, तो उसने बोला, किसे नहीं पसंद होगा, मगर मगर आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्या क्या सच में बस इतना करने से ये काम चल जाएगा? आप मेरी बात मानिए, इत्मीनान रखिए। अरे नहीं 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 नहीं, आर्ट गैलरी के मालिक ने हस्तक्षेप किया। अरे मैं बता रहा हूं आपको, आप मेरी बात मानिए, ये वो चक्का है, वो चक्का। अरे मैं उसको जानता हूं, आप मेरी बात सुनिए सुनिए, डरिए नहीं। अरे आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको एक सर्जन के पास ले जाऊंगा, आपकी पीठ की जो खाल है, चमड़ी है, उसको उधेड़ देगा और उसके बदले किसी और की चमड़ी आपके लगा देगा। तस्वीर मेरी हुई, चमड़ी आपकी बची रही, दमड़ी भी आपको मिली। नहीं नहीं मेरे दोस्त, आप इनकी बातों में मत आइए, ये आर्ट गैलरी का मालिक सबको बरगलाता है। मेरी बात मानिए, आप मेरे साथ चलिए। और फिर उस आर्ट गैलरी के मालिक और वहां मौजूद सभी लोगों के देखते ही देखते वो अजनबी ब्रिस्टल होटल का मालिक और जोली एक दूसरे के कंधे पे हाथ में हाथ डाले धीरे धीरे आर्ट गैलरी की सीढ़ियों से नीचे उतरे और फिर दूर फुटपाथ पर धीरे धीरे दोनों ही उलझती चाल में चलते हुए सभी की आंखों से ओझल हो गए। और एक दिन खबर आई कि सुटीन की एक बेहद प्यारी अनोखी चित्रकारी, उसकी चित्रकला, उसका एक तस्वीर ब्यूनो एरिक में एक बड़ी सी आर्ट गैलरी में नुमाइश पर लगी है। तस्वीर को खूब अच्छे से वॉर्निश किया गया है क्योंकि वो बड़ी पुरानी तस्वीर है और तस्वीर है एक बेहद खूबसूरत औरत की, जिसके बाल जुल्फे उसके सामने की ओर हैं और वो उनको कंघी कर रही है। दाएं ओर कायम सुतीन ने दस्तखत भी किए हुए हैं और शायद कहीं ना कहीं ये कायम सुटीन के शुरुआती दौर की चित्रकारी है। साथ ये भी खबर आई कि शायद कान में कोई ब्रिस्टल नाम का होटल है ही नहीं। अब इन दोनों खबरों के बाद आप पर और मुझ पर यह दारोमदार आ जाता है कि हम अपने हाथ दुआ में उठाएं और प्रार्थना करें ऊपर वाले से सलामती की उस बूढ़े जोली की, कि वो वाकई किसी भी ब्रिस्टल नामक होटल में
जो समुद्र तट है उस पर शॉर्ट्स पहने, गर्दन में तौलिया लटकाए और काला चश्मा पहने इधर से उधर टहल रहा हो, या फिर पड़ा हो सूरज में धूप सेकते, और कायम सुटीन की बेहतरीन चित्रकारी के जलवे बिखेरते। और कहीं ना कहीं वाकई वो बहुत आराम तलब जिंदगी जी रहा हो, ये भी प्रार्थना करते हैं आइए कि वो सलामत हो और रोज सुबह उसको चाय नाश्ता बिस्तर पे मिलता हो, उसको मनपसंद बेहतरीन खाना, बेहतरीन वाइन मिल रही हो, उसके जूते कपड़े नाप इत्यादि से सिले बने जा रहे हो, और उसके साजो सामान का, उसके आराम का, उसके तलब का, मालिश इत्यादि का भरपूर इंतजाम हो, और वो जहां भी हो बूढ़ा ड्रोली खुश हो। ला 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 ला